हम बात करेंगे दिल्ली धमाकों की, जिसमें 7वीं गिरफ्तारी हो गई है। दिल्ली में 10 नवंबर को कार धमाका केस में एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी के एक मददगार शोएब को गिरफ्तार किया है। शोएब उसी यूनिवर्सिटी से जुड़ा था जहां डॉक्टर उमर काम करता था। शोएब वहीं वार्ड बॉय था। शोएब ने ही उमर को मेवात के नूह में किराए पर कमरा दिलवाया, अपने ही साली के घर पर नूह को किराएदार बनवाया और दिल्ली धमाके से पहले उमर वहीं रुका। 10 नवंबर को वहीं से निकलकर दिल्ली में मौत का खेल खेला। तो 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हुआ। उसके मददगार, उसके साथ काम करने वाले शोएब की कुंडली खंगालने में सुरक्षा एजेंसियों को 16 दिन लग गए। अब जाकर एनआईए ने डॉक्टर मॉड्यूल की इस कड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में 10-11 धमाके में डॉक्टर मॉड्यूल पर शिकंजा और कसता जा रहा है। एनआईए ने सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर के एक और करीबी को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली धमाके में अब तक 7 गिरफ्तारी हो गई है। 7वीं कड़ी शोएब की है। अब तक डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद राठर, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद, अमीर राशिद अली, जासिर बिलाल उर्फ डैनिश को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। शोएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा रहा। डॉक्टर उमर जिस विभाग में था वहीं वो वार्ड बॉय था। वहीं दोनों की जान पहचान हुई, दोस्ती हुई और साजिश के नए तार जुड़ते चले गए। शोएब ने दिल्ली धमाके के सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी की मदद की। उसने ही नूह में अपनी साली के घर पर किराए पर कमरा दिलवाया था, जहां धमाके से पहले उमर रह रहा था। इतना ही नहीं, शोएब पर धमाके से जुड़े सामानों को लाने ले जाने, छुपाने में मदद का भी आरोप है। लाल किले के बाहर फिदायीन हमले की जांच कर रही एनआईए की टीम ने फरीदाबाद के धौज इलाके से शोएब नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। शोएब अल-फलाह यूनिवर्सिटी में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था। 30 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने छापेमारी की थी, उस दौरान जो उमर है वो मौके से फरार हो गया था। शोएब नाम के इसी शख्स ने उमर को नूह इलाके में हिदायत कॉलोनी में पनाह दी थी और इस पर यह भी आरोप है कि इसने लॉजिस्टिक सप्लाई किया था उमर को। इसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। उमर का सबसे बड़ा राजदार शोएब बताया जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक उमर फरार चल रहा था। उस दौरान वो कहां गया, किन किन से मिला, इन सब के बारे में जानकारी शोएब को है। इसलिए एनआईए की टीम इसे आज अदालत में पेश करके पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी। फिर उसके बाद आगे की पूछताछ की जाएगी। मेवात के नूह में शोएब की साली अफसाना का यही घर है, जहां उमर धमाके के ठीक पहले छुपा था। 10 नवंबर को दिल्ली के लिए वो यहीं से निकला था और सुबह सुबह बदरपुर बॉर्डर पार करते हुए दिल्ली आया था। वो दिन भर दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों में घूमता रहा। शाम करीब 3 बजे लाल किले की पार्किंग में पहुंचा और फिर शाम को वहीं से निकलकर लाल किले के पास धमाका कर दिया। एनआईए दिल्ली धमाके में डॉक्टर मॉड्यूल की हर कड़ी को खंगालने में जुटी है। सूत्रों की माने तो आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर मुजम्मिल शकील की निशानदेही के बाद अब जांच एजेंसी एनआईए डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर शाहीन सईद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी लाएगी। अभी तक की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर नबी के बीच कई साल से दोस्ती थी। माना जा रहा है कि आदिल ने ही फतेहपुरा तगा और धौज गांव में विस्फोट जुटाने का आइडिया दिया था। उन्हें लगता था कि मुस्लिम आबादी वाली ये गांव उनके मकसद के लिए महफूज है, यहाँ कमरे मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। 2 दिन पहले ही एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल शकील को लेकर फरीदाबाद पहुंची थी। आदिल ने ही विस्फोटक ठिकानों का पता बताया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर 26 अक्टूबर को सहारनपुर से आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। उसके कश्मीर वाले घर से AK-47 राइफल बरामद हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद ही फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री मिलने का मामला सामने आया। आदिल ने ही व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में शामिल बाकी डॉक्टरों के नाम उगले। आदिल और दिल्ली ब्लास्ट में मारा गया आतंकी उमर नबी आपस में दोस्त थे। दोनों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्थित एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे।
बाद में आदिल ने यूपी के सहारनपुर में नौकरी शुरू की। वहीं उमर नबी ने अल फलाई यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नौकरी शुरू की। दोनों अलग अलग जगह रहे, लेकिन संपर्क लगातार बना रहा। अल फलाई यूनिवर्सिटी में उमर नबी से मिलने के लिए आदिल कई बार आया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही उमर नबी ने आदिल की मुलाकात मुजम्मिल और शाहीन सईद से कराई। यूनिवर्सिटी में आदिल उमर नबी और मुजम्मिल के हॉस्टल के फ्लैट में ही रुकता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब जांच एजेंसी इस बात का पता लगा रही है कि आदिल यूनिवर्सिटी में किन किन लोगों के संपर्क में था। अभी तक वो कितनी बार यूनिवर्सिटी आया और किस समय पर आया। आदिल के आने से लेकर जाने तक के बीच के समय के पूरे रिकॉर्ड को चेक किया जा रहा है। जो कोर ग्रुप था जिसमें डॉक्टर अदील, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन जैसे लोग थे, वो सभी लोग जो हैं जानते हैं डॉक्टर उमर रेड फोर्ट बॉम्बर है, लेकिन उनके अलावा जो मेन एक्यूज साथी थे उन सबको जो है हिरासत में ले लिया गया है। उसके अलावा अगर आप जो बाकी नेटवर्क था, क्योंकि इसकी तारें दूर दूर तक जुड़ी हैं, तो उसको एक्सपोज करने के लिए अभी भी जो पूछताछ चल रही है AK-47 का क्या एंगल था, वो कहां से आई, उसमें भी बटमालू से एक बंदे को हिरासत में लिया गया है जो कि एक पुराना OGW जिसको माना जा रहा है। अभी भी कई ऐसे एंगल हैं जिनको खंगालने में सुरक्षा एजेंसीज लगी हुई हैं और जब तक उनका पता नहीं चलता तब तक ये जो प्रोब है, इन्वेस्टिगेशन अभी आगे बढ़ता रहेगा। पिछले 10 से 15 दिन में तकरीबन ऐसे 400 के आसपास लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया था सस्पिशन के बुनियाद पे, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन चली तो उनका नाम इसमें आया। कई लोग ऐसे थे जो कि बाद में बेगुनाह थे, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन पे अभी शक की सुई टिकी हुई है, तो उन पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सूत्रों का माने आगे भी इसमें नए एंगल निकल सकते हैं और उसके बुनियाद पे और भी टेंशंस हो सकती हैं। कैंपस पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये उमर का सहयोगी, इसे पकड़ने में इतना वक्त एनआईए को क्यों लगा, आप जानकारी दे सकते हैं? देखिए, इसे हिरासत में पहले ही ले लिया था दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने, और इससे और रिजवान नाम का एक शख्स है उसको, उसके बाद इससे पूछताछ लगातार की जा रही थी। जो ये बयान दे रहा था उसको वेरीफाई किया जा रहा था। उसके बाद जब एनआईए ने इस केस को अपने हैंडओवर किया, उसके बाद फिर एनआईए की टीम ने इससे लंबी पूछताछ की। जो इसके बयान थे उसको वेरीफाई किया गया। उसके बाद जो मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद कल एनआईए की टीम पहुंची। उस जगह पर जहां पर विस्फोटक रखा था वो सारी चीजें वेरीफाई की गई। उसके बाद फिर पूछताछ के बाद शोएब को एनआईए की टीम ने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया। और जो शोएब है उसने बताया कि दरअसल 30 अक्टूबर के बाद जब उमर फरार चल रहा था तो नूह के हिदायत कॉलोनी में जो रिजवान, जो शोएब का रिश्तेदार पड़ता, उसके घर पर उमर को रुकवाया था। देखिए, इस पूरे केस में 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक की जो तारीख है वो बेहद अहम है। उसी के बारे में जो एनआईए की टीम और इसके पहले दिल्ली पुलिस की टीम वो जानकारी जुटाना चाहती थी, क्योंकि 30 अक्टूबर को अंडरग्राउंड हुआ था उमर। अब वो कहां रहा, किन किन से मिला, ये जानने की कोशिश एजेंसी की है और उसी के तहत शोएब नाम का जिक्र जब एनआईए के सामने आया तब इसे गिरफ्तार किया गया। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में आदिल की व्हाट्सएप चैट रिकवर की गई है जिसमें पैसों के लेन देन का खुलासा है। चैट में आदिल एडवांस सैलरी की मांग कर रहा है। व्हाट्सएप पर यह बातचीत 5, 6, 7 और 9 सितंबर की बताई जा रही है। चैट में आदिल पैसे के लिए गिड़गिड़ाता दिख रहा है। जांच एजेंसी को शक है कि इन्हीं पैसों का इस्तेमाल धमाके में किया गया। दिल्ली ब्लास्ट में 26 लाख का इस्तेमाल हुआ, उसमें आदिल ने 8 लाख रुपए दिए। पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि आदिल को ट्रेजरर बोला जाता था। अरविंद, ये आदिल को ट्रेजरर क्यों बोला जाता था, इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है, क्या सबूत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। दरअसल जब ये मॉड्यूल पूरा खड़ा हुआ था डॉक्टर टेरर नेटवर्क का, तो उसमें हर शख्स को अलग अलग नाम दिया गया था, क्योंकि इस टेरर को एक कॉरपोरेट कंपनी की तर्ज पर ये मॉड्यूल चला रहा था और उसमें सबकी अलग अलग भूमिका थी। किसी की एक्सप्लोसिव जुटाने की, तो उसको अलग नाम दिया गया था। उसी के तहत आदिल को इस ग्रुप का ट्रेजरर बताया गया था। मुजम्मिल और बाकी जो उमर हैं, सारे आतंकी इसको ट्रेजरर बोलते थे। इसकी चैट्स आज तक के हाथ
लगी है। ये सितंबर 8, 9 और 10 तारीख की सितंबर की ये चैट्स है, जिसमें आदिल एक शख्स से लगातार पैसे की डिमांड कर रहा है, इसकी सैलरी जल्दी आ जाए, इसको लेकर बातचीत कर रहा है। काफी डेस्परेट नजर आ रहा है पैसों को लेकर, खास तौर से आदिल। और ये भी जानकारी सामने आई है कि जो पूरा ये आतंकी मॉड्यूल था, उसमें 8 लाख रुपए अपनी कमाई का हिस्सा आदिल ने दिया था। एजेंसी को शक है कि ये जो पैसे जो मांग रहा था आदिल, जो उसे बाद में मिले, उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया गया होगा। तो ऐसे में ये चैट बेहद अहम हो जाती है। इसमें एक तरीके से पागल दिख रहा है, डेस्परेट दिख रहा है आदिल, और लगातार जो शख्स है उससे पैसे की डिमांड कर रहा है। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो हैरानी की बात यह भी है कि दिल्ली से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर मॉड्यूल राजधानी में तबाही की साजिश रच रहा था। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकी सर्जरी फल फूल रही थी, लेकिन साजिश तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया। शोएब की गिरफ्तारी के बाद फरीदाबाद के इस अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा और कस गया है। सवाल उठ रहे हैं, क्या डॉक्टर मॉड्यूल को यहां जानबूझकर पनपने दिया गया? क्या आतंक नेटवर्क में यहां और भी तार हैं? क्या यहां उमर के और भी मददगार हैं? आतंकी लिंक वाली अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी अब तक 3 गिरफ्तारी हो गई। सभी सुसाइड बॉम्बर उमर के सीधे संपर्क में रहे, फिर चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल शकील हो या फिर डॉक्टर शाहीन सईद या आज रात गिरफ्त में आए शोएब। एजेंसियां अल फलाह यूनिवर्सिटी का एक एक सच खंगालने में जुटी है। इसी एक्शन के बीच अल फलाह के फाउंडर और चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट ने जावेद को 13 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया। मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है और एजेंसियां 415 करोड़ के फंड की पड़ताल कर रही है। अब तक की जांच में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी ने कम से कम 415 करोड़ 10 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के माता पिता को फर्जी मान्यता के दावे करके करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। ईडी के मुताबिक 1990 के दशक के बाद अल फलाह ग्रुप ने तेजी से तरक्की की और एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान बन गया। हालांकि ग्रुप की वित्तीय स्थिति और उसकी संपत्तियों के बीच बड़ा अंतर है। ईडी ने खुलासा किया कि जावेद सिद्दीकी का परिवार खाड़ी देशों में बसा है और वो विदेश भागने की फिराक में था। अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो विदेश भागकर जांच से बच सकता था, सबूत मिटा सकता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के तार सिर्फ आतंकियों से जुड़े होने के आरोप नहीं है, बल्कि ईडी की माने तो साल 2018 से अल फलाह यूनिवर्सिटी छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ भी कर रही थी और इन्हीं छात्रों के जरिए 415 करोड़ रुपए की काली कमाई पिछले 6 से 7 सालों में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी ने किए। ईडी की माने तो अपनी 9 फर्जी कंपनियों के जरिए जवाद अहमद सिद्दीकी इन 415 करोड़ रुपए को इधर से उधर घुमा रहा था। अब ईडी यह जांच कर रही है कि क्या इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए तो नहीं किया गया। अतीत और इतिहास को देखते हुए यह शक गहरा जाता है कि कहीं जावेद अहमद सिद्दीकी का अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेरर मॉड्यूल से कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जावेद अहमद एक फर्जीवाड़े केस में 3 साल तक तिहाड़ जेल में बिता चुका है। अब जावेद अहमद के सभी फर्जीवाड़ों का पूरा खुलासा हो रहा है। दिल्ली के मदनपुर खादर में भी अल फलाह ट्रस्ट ने जमीन कब्जा कर रखी थी। अब इस जमीन के मालिक बता रहे हैं कि कैसे धोखाधड़ी की गई। जमीन खसरा नंबर 792 है। ये टोटल 9.5 बीघे जमीन है। इसमें से 5.5 बीघे की इन्होंने फ्रॉड रजिस्ट्री करा ली है, जो हमारे छुरिया मोहल्ला मदनपुर खादर तेखंड तुकलाबाद के सभी की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। और जब हमें इसके बारे में जानकारी हुई तो हमने फिर इसके खिलाफ अपनी कंप्लेंट्स दी और कंप्लेंट्स दे करके फिर हम इसके खिलाफ कोर्ट गए हैं। हमें जो जानकारी हुई थी, इन्होंने फ्रॉड सिग्नेचर करके इन्होंने एक जीपीए बनाई, जीपीए बना करके फिर फ्रॉड तरीके से इन्होंने एक रजिस्ट्री करा दी। तो यही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि जवाद और उसके भाई हमूद सिद्दीकी ने मिलकर 1997 से 2001 के बीच भोपाल चिट फंड के जरिए गैस पीड़ितों और आम लोगों को टारगेट करके 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की। अब 25 साल बाद फरार रहने के बाद हैदराबाद से जावेद के भाई हमूद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी और उसके भाई हमूद के घर पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के महू के मुकेरी मोहल्ले में बने मकान को कैंट बोर्ड ने अवैध घोषित किया है और नोटिस देते हुए 3 दिन में खुद हटाने की चेतावनी दी है।
दिल्ली धमाकों की जांच के बाद अल-फलाह का कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है। यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ताओं की जालसाजी का खुलासा हो रहा है। इस बात की पड़ताल हो रही है कि क्या यूनिवर्सिटी के नाम पर मिले फंड का इस्तेमाल आतंक वाले नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया गया। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, आज तक।